अब आपको सनलाइट भी मिल रहा है, विटामिन डी भी बन रहा है, लेकिन अगर आप अपनी बोन्स की मोबिलिटी नहीं कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे अपना कैल्शियम छोड़ देंगी। जिसने 34 ईयर से पहले अच्छा न्यूट्रिशन लिया है, डाइट अच्छा लिया है, तो उनका पीक बोन मास बहुत ऊंचा होता है, बहुत ज़्यादा स्टॉक आ जाता है, और फिर उसके बाद 34 के बाद डाउनफॉल आता शुरू होता है। एटलीस्ट अगर आप पूरे हफ्ते में 150 मिनट का फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट इज़ द मिनिमम एनीबडी शुड डू। राइट फ्रॉम द बर्थ टिल यू आर अलाइव यू नीड विटामिन डी। ठंड में पेन्स बढ़ना ये 20 ईयर्स में भी हो सकता है, ये 80 ईयर्स में हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप अपना कैसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वेदर यू आर एक्टिव। आज देखो 80 ईयर वाला भी 5 बजे सुबह जाके आज भी जा रहे हैं, बट 20 ईयर वाले को पेन हो रहा है। सर्दियां आते ही सिर्फ स्वेटर नहीं निकलते, बल्कि निकल आता है हड्डियों का दर्द, कमर में अकड़न और तरह तरह की हड्डियों से जुड़ी हुई परेशानी। समझ में नहीं आता ये सर्दियों की वजह से है या फिर ये आपकी कुछ खराब लाइफस्टाइल की वजह से है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए और बहुत सारे मिथ्स बर्स्ट करने के लिए आज thehealthsite.com के द हेल्थ साइट पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्थो स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशीष चौधरी। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। तो डॉक्टर, ये बात मेरी सच है कि सर्दियां आते ही बोन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है? आमतौर पे जो भी बोन्स और जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है मोस्टली वो विंटर मंथ्स में या चेंज ऑफ सीज़न, जैसे रेनी सीज़न से विंटर्स होता है, उस टाइम पे हम ज़्यादा देखते हैं कि पेशेंट्स आते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं घुटनों के दर्द की, कमर दर्द की, और बहुत सारे मसल पेन्स के बारे में कंप्लेंट्स करते हैं। तो ये विंटर्स के आने से ही शुरू हो जाता है या फिर ये जो पिछले से आपका चला आ रहा है, आपकी हैबिट्स है, फूड ईटिंग हैबिट्स है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो भी कहीं ना कहीं इक्वली? से आजकल के टाइम में जो जैसा लाइफस्टाइल है जो मोस्टली सेडेंटरी है, और जैसे खाने की हैबिट्स हैं, फूड हैबिट्स जिसमें बहुत सारा जंक फूड होता है, और कहीं ना कहीं मोस्टली लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ में उतना एक्टिव नहीं होते, तो फुल ईयर में लाइफस्टाइल तो वही रहता है, लेकिन जैसे ही विंटर्स आती हैं जिसमें लोगों का मूवमेंट कम हो जाता है और कम हो जाता है, नॉर्मली वो कुछ टाइम के लिए बाहर सैर पे भी जाते होंगे, आउटडोर एक्टिविटी भी होता होगा, थोड़ा मूवमेंट भी रहता होगा, खाना भी एक बैलेंस तरीके से होता है। लेकिन जैसे ही विंटर्स आती हैं टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो उनका एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है, खाने का इंटेक बढ़ जाता है, और लॉन्ग सिटिंग आवर्स की वजह से कहीं ना कहीं जो पुरानी मसल वीकनेस चली आ रही थी वो एकदम प्रेसिपिटेट करती है विंटर्स आते ही, बिकॉज जितना लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम और खाने का प्रॉब्लम वो एक्सेंचुएट हो जाता है जैसे ही चेंज ऑफ सीजन होता है या टेम्परेचर ड्रॉप करता है। तो ये जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, स्पेशली विंटर्स पर बहुत ज़्यादा केसेस आ जाते हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? सो बेसिकली आर्थराइटिस का मतलब है जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होना, और धीरे धीरे उस इन्फ्लेमेशन से जॉइंट्स डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। इंडियन पॉपुलेशन में क्योंकि मोस्टली हमारी आदत नीचे बैठने की, पालथी मारने की होती है, तो नी जॉइंट सबसे कॉमनली इफेक्ट होता है, और उसके बाद छोटे छोटे हाथ के, पैरों के जॉइंट्स को इफेक्ट होता है। सारे जॉइंट्स की जो आर्थराइटिस होता है या जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोल रहे हैं, विंटर्स के आते ही मसल्स जो स्टिफ हो जाती हैं क्योंकि पानी का इंटेक कम हो जाता है, मूवमेंट कम हो जाता है, तो इन्फ्लेमेशन मसल्स में भी आती है, जिसकी वजह से जो आर्थराइटिस का जो फेज़ है या स्टेज कहेंगे उसको, वो बढ़ जाता है, और उससे रिलेटेड जो पेन्स होते हैं, मसल एक्स होते हैं, और चलने फिरने का जो मूवमेंट होता है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट है बोन्स के लिए? और विटामिन डी एक्चुअली एक तो सप्लीमेंट का ऑप्शन रहता है और एक आपकी डाइटरी में अवेलेबल होता है, तो कैसे ये आप बताएंगे कि विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट है आपके बोन्स के लिए? विटामिन डी का तो साथ हम 20 साल से हम देख रहे हैं, जब से मैं प्रैक्टिस में हूँ। विटामिन डी एक ऐसा सिंगल इकलौता विटामिन है जो कि सब जगह अवेलेबल है, सनलाइट के द्वारा, खाने में भी बहुत सारी चीज़ों में अवेलेबल है, स्टिल लोग उसको एडिक्वेट मात्रा में ना तो एब्जॉर्व कर पाते हैं ना ले पाते हैं, और आमतौर पे जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं मोर देन 90% हमारी इंडियन पॉपुलेशन में डेफिशिएंसी है। वो इतना वाइटल है, सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, मसल के फंक्शन के लिए नहीं, और बहुत सारे फंक्शन जिसमें हार्ट से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इम्यूनिटी, ऐसे कई सारे सिस्टम्स हैं जिसमें कहीं ना कहीं विटामिन डी का बड़ा वाइटल रोल है। तो मोटा मोटी हम ये सोचते हैं कि विटामिन डी अगर कम होगा तो हमारा बॉडी का कैल्शियम एब्जॉर्ब कम होगा, बॉडी का कैल्शियम एब्जॉर्ब कम होगा तो बोन डेंसिटी ख़राब होगा, तो ये तो एक सबसे मेजर इम्पैक्ट है बोन का। अब विटामिन डी मोस्ट ऑफ द हमारी इंडियन पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन सोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होते हैं ना, नेमली जैसे मशरूम्स हो गया, वो भी सन सोक्ड मशरूम्स में ही सिर्फ विटामिन डी होता है, ऐसा कोई भी मशरूम उठाएंगे उसमें विटामिन डी नहीं होता जिनके ऊपर सनलाइट लगा होता है। इनफैक्ट आजकल
जो मशरूम फार्मिंग होती है उसको पूरा करने के बाद भी वो उसको सन सोक्ड रखते हैं ताकि उसमें विटामिन डी भी एब्जॉर्ब हो। बट आमतौर पे इंडियन पॉपुलेशन मशरूम बहुत ज़्यादा नहीं खाती है। बहुत सारे लोगों को मशरूम से एलर्जी भी होता है, जैसे दूध से एलर्जी होता है वैसे मशरूम से भी होता है। तो एक मशरूम ही इकलौता वेजिटेरियन सोर्स है जिसमें एक एडिक्वेट मात्रा में विटामिन डी होता है। तो कुल मिला के उसके अलावा अगर वो सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो उनके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी होगा ही होगा। नॉन वेजिटेरियन डाइट में भी विटामिन डी बहुत सारी चीज़ों में होता है लेकिन मात्रा बहुत कम होती है। तो कुल मिला के पूरी पॉपुलेशन में जब तक उनका सनलाइट एक्सपोजर बहुत अच्छा नहीं है, जो कि अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द मंथ्स हमें ना तो सनलाइट उतना एडिक्वेट मिलता है, ना हम उतनी देर के लिए खड़े भी होते हैं उस सनलाइट में अपना एडिक्वेट बॉडी एक्सपोज करके। हाथ और पैर अगर एक्सपोज हैं वो सिर्फ 5% बॉडी वेट होता है, बॉडी एरिया होता है। लेकिन जब तक हम 30-40% बॉडी एक्सपोज नहीं करते हैं वो तब तक विटामिन डी बनता नहीं है। और जैसे जैसे स्किन का कलर भी चेंज होता है, यानी कि पिगमेंटेशन होता है, तो हमारे स्किन पे जो सनलाइट यूवी रेज पड़ती हैं वो फिर विटामिन डी नहीं बना पाती। तो इन सारे फैक्टर्स को देखें, डाइट में प्रॉपर नहीं है, सनलाइट एक्सपोजर प्रॉपर नहीं है, और मोस्टली लोग सप्लीमेंट भी एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि विटामिन डी सप्लीमेंट भी बहुत एक्सपेंसिव होता है मोस्टली लोगों के लिए। तो इन तीनों चीज़ों की वजह से हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन विटामिन डी डेफिशिएंट है, और उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ना सिर्फ बोन्स और मसल्स पे, बहुत सारे इम्यूनिटी, कार्डियक इश्यूज़ में, इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी स्टडी रही हैं जिसमें हार्ट अटैक की जो इंसिडेंस है उन लोगों में ज़्यादा रहे हैं जिनका विटामिन डी क्रॉनिकली लो रहा है। ओह, जिनका लो रहा है उनके में रिस्क ज़्यादा है, हाई रिस्क हो जाता है हार्ट अटैक होने का। ओह, तो अगर विटामिन डी की जैसे बात हो रही है तो क्या नेचुरल सोर्स, आपने बोला कि वेजिटेरियन में एक मशरूम के पास ही है उतना सफिशिएंट? ब्रोकली होता है। अब ब्रोकली कितने लोग खाते हैं इंडियन पॉपुलेशन? इट्स ओनली बिलोंगिंग टू अ रिच मैन्स डाइट। हाँ एक्चुअली मतलब नॉर्मली तो हमारे डाइट में गोभी आ सकता है, ब्रोकली नहीं आता। अच्छा, हाँ नहीं आ सकता। और गोभी भी महंगा है, सो कॉस्ट वाइज भी बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। सो नॉट मेनी फूड्स आर रिच इन विटामिन डी। बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि देयर इज लॉट ऑफ फूड्स आर अवेलेबल जो विटामिन डी रिच्ड फूड्स हैं, तो इज दैट ट्रू? चीज़ हो गया, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ होते हैं उसमें विटामिन डी होता है। बट मोस्टली क्या है कि जब हम वेस्टर्न पॉपुलेशन का डाइटरी वो देखें, एक चीज़ होती है फोर्टिफिकेशन। वो क्या करते हैं, वो आजकल बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें बहुत सारे बेसिक चीज़ें जैसे कि हमारा दूध हो गया, चीज़ हो गया, बिस्किट्स हो गए, हॉर्लिक्स हो गया, ऐसे टाइप के लोगों प्रोडक्ट्स में विटामिन डी ऐड किया जाता है, फोर्टिफाई किया जाता है, बाहर से डाला जाता है। बट वो जो होता है वो हमारी डेली रिकमेंडेड डोज का सिर्फ 30-40% ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि गवर्नमेंट ये सोचती है कि कल को किसी को अगर 2 चम्मच वो प्रोडक्ट खाने से उसको पूरे दिन का मिल रहा है, कल को मान लिया उसने 10 चम्मच खा लिए तो उसको तो टॉक्सिसिटी हो जाएगा। तो इसका चलते उसके अंदर रिकमेंडेड डोज का भी सिर्फ 50% से भी कम होता है। तो जो ये रिच फूड, विटामिन डी रिच फूड्स होते हैं, ये एक्चुअली प्रिपेयर किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली उस प्रिपरेशन के साथ उसका कॉस्ट भी ऐड होता है। अब वो चीज़ इंडिया में अभी बस स्टार्ट हुआ है, इट्स इन अ वेरी इंसिपिएंट स्टेज। हम सिर्फ अगर जैसे ऐड भी आप देखते हैं, बोर्नविटा का ऐड आता है, उसमें विटामिन डी लिखा होता है, बट अगर उसमें शुगर भी होता है। क्या हम बच्चों को हाई शुगर वाला सिर्फ विटामिन डी की वजह से नहीं देंगे? इससे बेटर है आजकल हमारे पास लो कॉस्ट विटामिन डी के बड़े सारे सॉल्यूशंस आ गए हैं, क्योंकि अब हमारे इंडिया में हज़ारों ऐसी कंपनीज है जो खुद बनाती हैं। 10 वो जो कॉस्ट 100-200 रुपये एक डोज का होता था, आज घट के वो 10-12 रुपये का रह गया है। तो बोन वीकनेस के पीछे हम सिर्फ सनलाइट को ब्लेम कर सकते हैं, देयर और भी नहीं, वो तो सिर्फ एक वन एस्पेक्ट है। अब आपको सनलाइट भी मिल रहा है, विटामिन डी भी बन रहा है, लेकिन अगर आप अपनी बोन्स की मोबिलिटी नहीं कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे अपना कैल्शियम छोड़ देंगी। यानी कि आप अगर कोई पेशेंट किसी भी कारणवश अगर 3 महीना बिस्तर पे लेटा रहता है तो उसको बोन डेंसिटी उसका वीक होने लग जाता है, उसका कैल्शियम बोन्स में से निकलने लग जाता है। उसको कहते हैं हम डिसयूज ऑस्टियोपोरोसिस, कि बिना यूज़ के हमारा स्केलेटन भी वीक हो जाएगा। आप उस मसल को यूज़ ही नहीं करोगे, वीक हो जाएगा। बोन को यूज़ ही नहीं करोगे, वीक हो जाएगा। इनफैक्ट जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होती है, हम उनको वॉकिंग प्रमोट करते हैं। हम कहते हैं कि आप चलो, जितना भी आप कंफर्टेबली 1-2 किलोमीटर वॉक कर सकते हैं, उस सबसे हमारा स्केलेटन के ऊपर जब हल्की लोडिंग होती है, चलने का जो प्रेशर पड़ता है, उससे हमारा कैल्शियम फिर से रीजनरेट होके बोन्स के अंदर डिपॉजिट होता है। तो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है हमारे कैल्शियम को बोन्स के अंदर रिटेन करने के लिए। विटामिन डी तो एक अलग एस्पेक्ट हुआ जो कि एक डेफिशिएंसी होगी, बट अगर हम फिजिकली एक्टिव ही नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अपना मसल मूव ही नहीं कर रहे हैं,
तो वो एक अनदर फैक्टर है जो हमारी बोन डेंसिटी को बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करता है। बोन वीकनेस की प्रॉब्लम मुझे लगता है कि एक टाइम पे हम सुनते थे बहुत एल्डरली एज में आना शुरू, जब बूढ़े होते हैं, शरीर बूढ़ा होने लगता है, तब हड्डियों से आवाज़ें आ रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन अब बहुत अर्ली एज में भी हड्डियों की प्रॉब्लम हो रही है, जॉइंट्स पेन हो रहा है, जॉइंट से आवाज़ आ रही है। पीछे सिर्फ सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, देयर इज लॉट ऑफ और इश्यूज। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं 2-3 चीज़ें बोलूँगा। जैसे आज जो हम फैक्टर 60 साल में देखते थे, जितना जॉइंट उनका ख़राब होता था, आज वही जॉइंट 30-32 साल में भी हम देख रहे हैं। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और ये 1-2 साल में नहीं बना, कई डेकेड्स के जो धीरे धीरे जो लोग 5-5 किलोमीटर डेली चलते थे, आज वो स्कूटर उठाते हैं, बाइक उठाते हैं, गाड़ी उठाते हैं, आसपास मार्केट में भी ड्राइव करके जाते हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी के हिसाब से लेस देन 10,000 स्टेप्स अगर आप चल रहे हैं दिन में, तो आपकी बॉडी सेडेंटरी लाइफस्टाइल ही मानी है, ठीक है। तो एक तो ये फैक्टर हो गया, प्लस कितना न्यूट्रिशियस डाइट आपने एज ए टीनेजर इन सेकेंड डिकेड लिया है। ये माना जाता है कि हमारा जो बोन का जो डेंसिटी है वो 32-34 ईयर्स तक बढ़ता है सिर्फ। तो जो पीक बोन, उसको हम पीक बोन मास कहते हैं कि दिस इज़ अ मैक्सिमम डेंसिटी यू कैन रिटेन इन योर लाइफ टाइम। तो जिसने 34 ईयर से पहले अच्छा न्यूट्रिशन लिया है, डाइट अच्छा लिया है, तो उनका पीक बोन मास बहुत ऊंचा होता है, बहुत ज़्यादा स्टॉक आ जाता है, मतलब बैंक में बहुत बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है। और फिर उसके बाद 34 के बाद डाउनफॉल आता शुरू होता है। तो जिसका बैंक बैलेंस ज़्यादा होगा उसका डाउनफॉल भी स्लो होगा। तो जो पुराने लोग थे, जो पुराना डाइट न्यूट्रिशन डाइट खाते थे जो कि नॉन प्रोसेस्ड होता था, इसलिए वो आज भी 80 ईयर्स में भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो यंग जनरेशन है जो कि जंक फूड पे और तरह तरीके के प्रोसेस फूड पे डिपेंडेंट है, उनका ना तो वो पीक बोन मास अचीव होता है। तो जब हड्डी बचाई कम है तो वो ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए वो 50-55 के बाद आके उनका ओबेसिटी भी बहुत कॉमन हो गया। टीनेज में आप देख लो, सारा आईटी कॉरपोरेट जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ नेक प्रॉब्लम्स, बैक प्रॉब्लम, ओबेसिटी एंड द काइंड ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़, अल्कोहल स्मोकिंग इज़ सो कॉमन, नॉट इवन इन बॉयज़, जस्ट इन गर्ल्स ऑल्सो। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, कुल मिला के किस तरीके की उनकी डाइट है, कितना मोबिलिटी है, कितना उन्होंने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, आजकल बड़े सारे नए कीटो डाइट और वीगन डाइट और ये सब चीज़ें आ रही हैं। आई डोंट नो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, बट जो एज ओल्ड हमारे पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के सिचुएशन है, मैं आज वो खुद देखता हूँ, जो 80 ईयर ओल्ड आ रहा है वो अपने ग्रैंडसन को ला रहा है जिसको घुटने में दर्द है, जिसको आवाज़ आ रही है, और वो ठीक चल रहे हैं। सो इट्स अ वेरी कॉमन सिनेरियो दीज डेज, जो कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले नहीं होता था। तो जो जॉइंट स्टिफनेस की प्रॉब्लम है वो कौन सी एज में शुरू हो जाता है और उसके पीछे रीज़न क्या है? बेसिकली मैं चाहूँगी कि आप ये भी बताएं कि जॉइंट स्टिफनेस बेसिकली होता क्या है। स्टिफनेस का मतलब, स्टिफनेस तो होगा मसल्स की स्टिफनेस, जॉइंट के आसपास जो मसल सबसे कॉमन हम नी में नोट करते हैं। तो नी के आसपास 3 मसल्स होती है, एक हमारी थाई मसल होती है, उसके बैक साइड में हैमस्ट्रिंग्स होती हैं, नीचे काफ मसल्स होती हैं। इन तीनों मसल्स का जब भी कोऑर्डिनेशन गड़बड़ाता है तो क्लिकिंग साउंड आना शुरू हो जाता है और मसल्स टाइट हो जाती हैं। वो भी इमोबिलिटी की वजह से मेजरली होती है या ओबेसिटी की वजह से जो नीज पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो लोग अपना फिजिकल एक्टिविटी, दोनों एक्सट्रीम्स हैं, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा रन करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और किसी एक्टिविटी को एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं, उनको तो मसल इंजरी होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, उनको डिसयूज़ की वजह से उनकी मसल स्टिफ हो जाती है। तो दोनों ही एक्सट्रीम्स ठीक नहीं है। समवेयर वी हैव टू नो आवर लिमिट्स, हमारे बॉडी की लिमिट पता होनी चाहिए, हम कौन सी फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए सूटेबल है। एटलीस्ट अगर आप पूरे हफ्ते में 150 मिनट का फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट इज़ अ मिनिमम एनीबडी शुड डू। और स्टिफनेस, जितना आप अपनी बॉडी को सपल रखेंगे, फिजिकली एक्टिव रखेंगे, तो टाइटनेस, स्टिफनेस इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर, चाहे वो विंटर्स हो, समर्स हो, रेनी हो, इट विल ऑलवेज रिमेन नॉर्मल, हेल एंड हार्टी। विंटर सीजन में कैल्शियम कितना इम्पॉर्टेंट है फॉर द बोन्स? कैल्शियम तो देखो पूरे साल में इम्पॉर्टेंट है। आइडिया ये होता है कि मतलब जो हम बेंचमार्क यूज़ करते हैं, 3 ही ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें हमें एक्स्ट्रा बियॉन्ड द डाइट चाहिए। 1 इज़ प्रेगनेंसी, 1 इज़ लैक्टेशन एंड 1 इज़ पोस्ट मेनोपॉजल, यानी कि जब हमारे मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं फॉर फीमेल्स। और जेंट्स के लिए, अगर फीमेल्स के लिए वो 50 के बाद हो रहा है, जेंट्स के लिए वो 60 के बाद होगा। 10 ईयर्स का डिफरेंस होता है। और इन 3 कंडीशन के अलावा अगर आप
दिन में 2 सर्विंग मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट की ले रहे हैं, अब वो मिल्क भी हो सकता है, योगर्ट भी हो सकता है, लस्सी भी हो सकता है, छाछ भी हो सकता है, मखाने भी हो सकते हैं, एनीथिंग विच इज़, और दही भी हो सकता है, इनमें से मिला के 2 सर्विंग आप मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट की ले रहे हैं, तो आपको बाहर से किसी सप्लीमेंट का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विटामिन डी हम ज़रूर कहेंगे कि भाई लेना है, क्योंकि उतना सनलाइट शायद नहीं मिलेगा। तो अगर आपने महीने का 2 डोज विटामिन डी का लिया है और आपने 2 सर्विंग्स मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट का डेली ले रहे हैं, जिसमें आपका एग वाइट भी हो सकता है जो नॉन वेजिटेरियन है, तो आपको बाहर से कोई सप्लीमेंट लेना। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी वाले फेज़ में हैं तो आपको 2 टाइम्स रिक्वायरमेंट है, और आप लैक्टेशन वाले फेज़ में आपको 3 टाइम्स रिक्वायरमेंट है। तो जिसको अगर 500 mg का कैल्शियम चल रहा था रूटीन में, वो 1 ग्राम हो जाएगा प्रेगनेंसी में, वो 50-100 हो जाएगा लैक्टेशन में, क्योंकि ना सिर्फ आपको अपनी बॉडी के लिए चाहिए, बेबी के लिए भी चाहिए। सो इसलिए ये कुछ जो, और पोस्ट मीनोपॉजल होता है तो वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही मीनोपॉज होता है तो फर्स्ट 5 ईयर्स जो होते हैं आफ्टर मीनोपॉज, उसमें हमारा बोन डेंसिटी सबसे ज़्यादा ड्रॉप करता है। तो पहले 5 साल हैज़ टू बी वेरी पर्टिकुलर, हर फीमेल को उस टाइम पे हमारा कैल्शियम का इंटेक या सप्लीमेंट की फॉर्म में या नेचुरल फॉर्म में वो बढ़ाना है। आपका फिजिकल एक्टिविटी ठीक होना चाहिए, आपका वेट मैनेजमेंट सही होना चाहिए, तभी आप अपने नीज़, बैक और नेक को मेंटेन कर पाएंगे। जैसे आपने बोला था कि बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में देखा गया है लॉन्ग सिटिंग जॉब्स हैं, स्पेशली ये बैक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, चाहे वो कमर की बात हो, चाहे वो नेक की बात हो। तो बेसिक रूटीन क्या फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों इवन मैं भी, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है इस तरफ। तो अगर अब सिटिंग आवर जॉब है तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए कि हम इसको थोड़ा क्योर कर सके, थोड़ा रिलीफ मिले? सो आई थिंक वी हैव टू गो बैक टू द कन्वेंशनल वे ऑफ सिटिंग इन द ऑफिस। पहले हमारे डेस्कटॉप होते थे, फिर लैपटॉप हो गया, अब फ़ोन हो गया। तो वो जो सामने देखने वाला था कि आई लेवल पे जो एक्टिविटी करेंगे वो सबसे सेफ है। अच्छा। So if it is possible to maintain the screen level at the eye level, that's the best option. Unfortunately, बहुत सारे लोग डेस्कटॉप से शिफ्ट करके सीधा लैपटॉप पे आ गए, तो वो तो नीचे देखना ही है। तो देयर हैज़ टू बी एटलीस्ट सम रेगुलर ब्रेक्स। हर घंटे में अगर 5 मिनट का ब्रेक भी आप ले रहे हैं, so that is you can say a break time for the neck, because जब हम नीचे कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो इतना वेट प्रेशर जो हमारा हेड का है वो सारा C5 C6 पे पड़ रहा है सारा। और अगर आपका चेयर ऐसा है जो कर्व्ड है, जो अर्गोनॉमिक नहीं है, जो आपकी बैक को पूरा स्ट्रेट सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो वो आपके लोअर बैक पे भी वही सेम इम्पैक्ट पड़ेगा। सो ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स आफ्टर एवरी 1 आवर ऑफ वर्किंग, आई थिंक दैट विल सेव यू फ्रॉम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ सर्वाइकल, लंबर, L4 L5 जो हम रूटीन में लोग बोलते हैं, वो सारे एरियाज़ का जो नर्व कंप्रेशन, जो मसल टाइटनेस हो रहा है, वो प्रिवेंट हो जाएगा। ओके, मसल कहते हैं कि नर्व दब जा रही है, बेंड होने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप करवट नहीं ले सकते सोते वक्त, तो ये प्रॉब्लम्स अर्ली एज में भी देखने को मिल रही है और इक्वली एल्डरली एज में भी देखने को मिल रही है। तो रीज़न क्या है इसके पीछे? नर्व कंप्रेशन के बारे में बात करें तो 2 टाइप का होगा, या तो वो हाथों में आएगा सिम्टम्स, या पैरों में जाएगा। हाथों में आएगा तो कल्प्रिट नेक में है, और पैरों में आ रहा तो कल्प्रिट लोअर बैक है। अच्छा। सो उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो नर्व के सिम्टम्स, नमनेस, टिंगलिंग, हैवीनेस, वो कंटिन्यूस है, 24 आवर्स रह रहा है, या कभी आता है जब आप स्पेशली 3-4 आवर्स कंटिन्यू सिटिंग करते हैं, उसके बाद आता है, आप रेस्ट करते चला जाता है। तो जो पहला सिनेरियो है वो ज़्यादा वरीसम है कि अगर वो नॉन स्टॉप रह रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम नर्व कंप्रेशन बाय द डिस्क, जो डिस्क प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं। तो उस सिनेरियो में तो हमें उसको बहुत प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए कि अगर डिस्क है तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितना कंप्रेशन है, क्या वो नर्व को उसने परमानेंट डैमेज किया है, या वो टेम्परेरी है, थोड़ा सा टच कर रहा है, या बहुत सीवियर कंप्रेशन है। सो वो हम इवेलुएट करते हैं एक्सरे MRI पे देख के। अगर किसी को सिर्फ टेम्परेरी है, जो कि मोर कॉमन चीज़ है, 80% लोगों को नर्व सिम्टम्स होते हैं जब वो लगातार नॉन स्टॉप सेडेंटरी काम कर रहे हैं, फ़ोन में देख रहे हैं, राइटिंग वर्क कर रहे हैं, 5-6 घंटे मतलब हाथ सुन हो रहे हैं, चक्कर आ रहा है, वॉमिटिंग सेंसेशन है, वो सारी चीज़ें सिर्फ पॉस्चर रिलेटेड। कंटिन्यूसली जब मसल स्पैज़म हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो फिर वो टेम्परेरीली नर्व को प्रेस करता है, उसका सिम्टम हाथों में राइट की तरफ प्रेस करेगा तो राइट में आएगा, लेफ्ट की तरफ प्रेस करेगा तो लेफ्ट हैंड में आएगा। सो वो तो ईजिली करेक्टेबल है, क्योरेबल है, अगेन बाय चेंजिंग योर पोस्चर, स्टार्ट डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी स्पेसिफिकली। क्योंकि आपका कंप्यूटर जॉब है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अपर बैक और लोअर बैक पे रहेगा,
तो उसके लिए कुछ डेडिकेटेड एक्सरसाइजेज होती है, वो करना है। ऑयल मसाजिंग ऑल्सो हेल्प्स, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ आई वुड से डिटॉक्सिफाइंग द मसल्स, जिसमें हम जेंटल टोनिंग करेंगे, मसल्स को, टाइट मसल्स को रिलैक्स करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करके उसको स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे ऑइंटमेंट और जो है ऑयल्स अवेलेबल हैं। आपने मसाज की बात करी, ऑयल मसाज, तो बहुत सारे ऑइंटमेंट और बहुत सारे ऑयल्स अवेलेबल हैं। तो कैसे हम ये चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक हम यूज़ कर सकते हैं? मतलब अगर मैं बेसिक और कॉमन पर्सन के लिए बात कर रही हूँ तब इसमें बहुत सारे लोग बहुत सजेशन देते हैं, हम तो सिर्फ उनको कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल बताते हैं, बट वो जैतून का और तिल का तेल, और सर्दियों में, और कई घर में भी दादी माँ बनाती हैं खुद से 4-5 चीज़ें मिला के, आप ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओनली थिंग इज़ कि उसका जो डायरेक्शन है, सी आइडली डायरेक्शन इज़ टुवर्ड्स द हार्ट। ऑयल मसाजिंग से क्या होता है, मसाजिंग से वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन। तो अगर लेग्स का मसाज है, अगेन इट हैज़ टू गो टुवर्ड्स हार्ट। आर्म का भी है तो इट हैज़ टू गो टुवर्ड्स हार्ट, सो दैट सर्कुलेशन हार्ट की तरफ हमें बढ़ानी है। बेसिक प्रिंसिपल यही रहता है कि हमें इंक्रीज़ करना है ब्लड सर्कुलेशन इन द राइट डायरेक्शन। तो हमें राइट डायरेक्शन क्या है, एनी फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंटर। सो मसाजिंग किसी भी ऑयल से करें, उसका जो तरीका है वो ये होना चाहिए। अगर मैं डाइट की बात करूं तो सर्दियों में ऐसी क्या डाइट होनी चाहिए आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? सो ऑफ कोर्स उसमें घर के विंटर्स में कैलोरी इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, सरसों का साग और ये सब चीज़ें आज ही हम खा के आ रहे हैं तो वो चीज़ों को करना है, लिमिटेड उसमें करना है। स्वीट के ऊपर ऑफ कोर्स कंट्रोल रखना है। जैसे मैंने बताया 2 सर्विंग्स ऑफ मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट किसी भी फॉर्म में हो, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, वो लेना है। आपका प्रोटीन इंटेक इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोटीन इंटेक के लिए क्या होता है कि लोग कई बार आपने नोट किया होगा कि जैसे जैसे एज बढ़ता है वो देखते हैं कि वेट लॉस हो रहा है। वो वेट लॉस सिर्फ फैट से नहीं होता, आफ्टर 40 ईयर्स एवरी ईयर वी हैव अ 1% मसल लॉस ऑल्सो, जिसको हम सार्कोपिनिया बोलते हैं। तो मसल भी जा रहा है, फैट भी जा रहा है। तो फैट से लोग खुश हैं, लेकिन मसल भी जा रहा है तो आपकी स्ट्रेंथ, टोन सब पे ख़त्म होगा। बट हमारी मेजॉरिटी इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, रोटी ज़्यादा होती है, चावल ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोटीन के नाम पे बहुत कम होता है। पोटैटो ज़्यादा होगा, ठीक है। सो हाउ कैन वी रिड्यूस, सो वी हैव टू मेक कॉन्शियस एफर्ट टू इम्प्रूव द प्रोटीन इंटेक। वेजिटेरियंस के लिए और प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन का ऑप्शन नहीं है। स्प्राउट्स हो गया, सत्तू हो गया, सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया, टोफू हो गया, इनमें से जो भी आप एक्सेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर अफोर्डेबिलिटी, आपको वो करना है। बट 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन इंटेक होता है, स्पेशली फॉर दोज हु आर फिजिकली एक्टिव ऑल्सो। अब आप बिल्कुल सेडेंट्री हैं लेकिन आप कोई एक्सरसाइज नहीं करें तो आप उतना प्रोटीन नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वेट 60 kg है तो 60 ग्राम प्रोटीन नहीं लेंगे, आप 40 ग्राम प्रोटीन लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकली आप 5-6 किलोमीटर रन नहीं कर रहे, वेट्स नहीं उठा रहे, तो देन यू डोंट नीड 1 ग्राम इक्वल टू 1 ग्राम, इट कैन बी 0.75 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। तो आप 2/3 ऑफ योर रिक्वायरमेंट ज़रूर लेंगे किसी भी फॉर्म में। बट अगर आप डेली, आपका मील में किनुआ भी ब्रेकफास्ट में भी है, स्प्राउट्स भी है, पनीर भी है और प्रोटीन्स बाकी भी, तो एग वाइट्स भी लेते हैं, तब आपको अलग से कोई सप्लीमेंट लेने का ज़रूरत है, दैट्स गुड इनफ। सो यू हैव टू कट डाउन ऑन योर कार्बोहाइड्रेट्स, यू हैव टू हैव अ गुड प्रोटीन इंटेक एंड 2 सर्विंग्स ऑफ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो किसके लिए सही हैं और किन लोगों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं? राइट फ्रॉम द बर्थ टिल यू आर अलाइव यू नीड विटामिन डी। ओके, सिंपल फार्मूला है कि बच्चों के लिए तो ड्रॉप्स में आता है, तो हमसे ये होता है कि 1 साल से नीचे है तो 1 ml डेली है, 1 साल से ऊपर है 2 ml डेली है। 2 साल के बाद आपका जो सेम एडल्ट डोज, जैसे आजकल वो लिक्विड फॉर्म्स आती है, शॉर्ट्स आती है, हाँ। तो हम ये बेंचमार्किंग करते हैं कि 12 साल से नीचे हैं तो 1 शॉट एवरी मंथ, 12 साल से ऊपर है 2 शॉट्स एवरी मंथ। ये एक बेसिक अगर कोई इतना भी फॉलो कर ले तो उनको विटामिन डी डेफिशिएंसी कभी नहीं होगा। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि किन लोगों को नहीं अब खाना चाहिए? एक ही कंडीशन है जिसको, जो पेशेंट किडनी डिजीज़ वाले होते हैं, जिनको डायलिसिस चल रहा होता है, उनके अंदर विटामिन डी अगर ज़्यादा दे दिया या उसको कंट्रोल फेज में नहीं दिया तो उनका कैल्शियम लेवल ब्लड में बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर एक हार्मोन होता है पीटीएच हार्मोन, वो बहुत हाई हो जाता है बिकॉज ऑफ किडनी डिजीज़।
तो हमें उनको बस संभाल के विटामिन डी देना होता है। बाकी कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसमें अगर हम इतना फॉलो कर रहे हैं तो उनको कोई नुकसान हो। जैसे सुबह उठते ही हड्डियों से आवाज़ आती है, बैठो तो घुटने से आवाज़, कट कट की आवाज़ आती है, वो उसके पीछे रीज़न क्या है? सो जब भी किसी को ऐसे साउंड आती है, अगर हम देखते हैं यंग पेशेंट हैं, अगर वो साउंड पेनलेस है, बहुत सारे लोग आते हैं साउंड आ रही है लेकिन दर्द नहीं है, तो वो इतना हार्मफुल नहीं होता। दैट कैन बी इजीली रेक्टिफाइबल विद थोड़ा सा एक्सरसाइज। बस हमें फुल स्क्वाट नहीं करना, पूरा नीचे नहीं बैठना है, जैसे नमाज पोजीशन में बैठते हैं या वज्रासन में बैठते हैं, वो एक्टिविटी हम उनको अवॉइड करने को बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्टेयर क्लाइंबिंग ना हो, बेयर मिनिमम जितना रिक्वायर्ड है घर जाने के लिए, ऑफिस ऊपर नीचे करने के लिए 1-2 फ्लोर, दैट इज़ ओके। बट थोड़ा सा टोनिंग करना है मसल्स का। विटामिन डी ऑफ कोर्स प्लेज अ रोल इनडायरेक्टली, और स्क्वाट्स लंजेस पूरा वो नहीं करना है। अच्छा, तो किसी तरह के हेल्थ इश्यूज़ अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है या फिर कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, तो क्या उसकी वजह से भी बोन्स वीक हो जाती हैं और किस तरीके की वीकनेस आती है फिर उसमें? डायबिटीज़ तो एक ऐसा है कि सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक इन्फेक्शन कर सकता है, आइज़ को इफ़ेक्ट करता है, किडनी को करता है, बोन हेल्थ में ऑस्टियोपोरोसिस करता है, और मसल्स में सार्कोपीनिया करता है, मसल लॉस करता है। तो ये विटामिन डी के मतलब डायबिटीज़ तो हर एक अंग को इफ़ेक्ट करता है। तो जब भी शुगर हाई होगा वो हर टिश्यू में जाके वहाँ पर आर्टरीज़ को इफ़ेक्ट करेगा, उसके अंदर ब्लड वेसल्स को चोक करेगा, चाहे वो आइज़ में हो, किडनी में हो, हार्ट में हो, सब जगह। हार्ट अटैक भी उससे बढ़ता है। मतलब कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जो डायबिटीज़ से बचा है। तो डायबिटीज़ तो, और इंडिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेते हैं। अगेन उनका प्रोफाइल की वजह से, उनकी डाइट की वजह से उनका शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं होगा, तो उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बोन्स, जॉइंट्स पे तो बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तो डायबिटीज़ हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, और अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर हो गया। ये तीनों ऐसी डिजीज़ हैं जो जब अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर होगा उसके इफ़ेक्ट्स ब्रेन पे, किडनी पे, बहुत सारे ऑर्गन्स पे पड़ते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर पे ब्लड जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो आर्टरी को डैमेज कर रहा है, और वन फाइन डे वो आर्टरी एन्यूरिज्म बन जाती है, वो फट जाती है, उसके कई सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो जो बोन से जुड़ी हुई दिक्कतें देखी जाती हैं, वो महिलाओं में ज़्यादा दिखती हैं या पुरुषों में ज़्यादा रहती हैं? ऑफ कोर्स लेडीज़ में है। उसके पीछे कुछ कल्चरल फैक्ट्स हैं, जैसे मोस्टली ऑफ कोर्स वो आउटडोर एक्टिविटी कम होता है लेडीज़ का, वो फुली कवर्ड होती है, उनको विटामिन डी सनलाइट से भी नहीं मिलता। वो पहले घर में आके बाकी सबको खिलाती हैं, अपने लिए बेयर मिनिमम बचता है। उनका प्रोटीन इंटेक कम है, उनका मिल्क इंटेक कम है, बच्चों के लिए करेंगे, सबके लिए, अपने लिए नहीं है। और जैसे ही वो ईस्ट्रोजन हार्मोन हटता है तो वो, और हर महीने का जो मेंसेस की वजह से जो वीकनेस आता है, जो उससे भी बहुत आयरन लॉस होता है, बहुत सारी चीज़ें लॉस होती हैं, तो इम्पैक्ट तो पूरे बॉडी पे आता है। और जैसे ही मेनोपॉज होता है तो जो एक हेल्दी हार्मोन जो कि बोन प्रोटेक्टर था, वो हमारे एक सेल होता है जो हमारी बोन को खाता है, जैसे पैकमैन का वो होता है ना, वैसा एक सेल होता है। अच्छा। जो उसको ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। तो वो ऑस्टियोक्लास्ट को कंटेन करके रखता है, उसको बांध के रखता है, उसको रोक के रखता है। तो जैसे ही ईस्ट्रोजन हार्मोन चला जाता है तो ऑस्टियोक्लास्ट वो सब जगह बोन खाना शुरू कर देता है। तो वो जैसे ही वो ईस्ट्रोजन डाउन जाता है, वो बोन फर्स्ट, तभी बोला फर्स्ट 5 ईयर्स में वो बहुत ज़्यादा बोन खा जाता है। तो कहीं ना कहीं उनका ये डिसएडवांटेज अपनी फैमिली की फर्स्ट रखने के चक्कर में, अपनी डाइट को कॉम्प्रोमाइज़ करने के चक्कर में, पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट प्रेगनेंसी उनका वेट गेन भी होता है, डाइट भी कम होता है, स्लीप भी पूरी नहीं होती, क्योंकि अगर स्लीप नहीं होगा तो आपका कॉर्टिसोल लेवल ऊपर हो जाएगा। और कॉर्टिसोल, आपको पता है आजकल कॉर्टिसोल बहुत लोग बात करते हैं, कॉर्टिसोल लेवल ऊपर होते ही स्ट्रेस लेवल, कॉर्टिसोल लेवल, ये सब रिलेटेड है, एंड दैट ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ मसल। तो धीरे धीरे फिर वो नीज पे हम पेशेंट्स जो अनफॉर्चुनेटली जो स्टेज 4 तक पहुंच जाते हैं, 74% जो हमने अभी 1500 पेशेंट का स्टडी किया, जिसमें 74% पेशेंट लेडीज़ थी और बाकी जेंट्स थे। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट लेडीज़ में हो रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीपल इश्यूज। जैसे, और बहुत सारे रूरल एरिया में जाएंगे तो वो नीचे बैठ के खाना बनाते हैं, किचन नीचे होता है, सीढ़ी लिफ्ट्स नहीं होती, अप एंड डाउन बहुत करती हैं, स्क्वाट करने का आदत है, नीचे बैठ के अकड़ू बैठना, इंडियन वॉशरूम में होता है। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं, रूरल इंडिया तो है ही, 70% लोग तो वहीं रहते हैं।
पर जैसे आपने बताया कि महिलाएं घर पर रहती हैं, पैक रहती हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी कम रहती है, पर मुझे जहाँ तक अगर मैं देख रही हूँ तो मेंस के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा इधर उधर करना औरतें ही करती हैं और उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत एक्टिवेट रहती है। बट आप फिजिकल एक्टिविटी क्या है, उस घर के दायरे में आप गए, यहाँ किचन में 1 घंटा खड़े हुए, फिर उधर गए, फिर इधर गए, फिर वो क्या है, बीच में इंटरप्टेड मूवमेंट है। जब पूरा दिन में अगर आप उसमें ऐप में देखोगे तो हो सकता है उसमें 8000 स्टेप दिखा दे, बट वो दे आर नॉट काउंटेड एज एक्सरसाइज। अच्छा, उसको काउंट ही नहीं करेंगे? क्योंकि क्या है कि आप जब वन लाइन में एक ही गो में आप अगर वॉक नहीं कर रहे हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा नहीं। जब तक मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा नहीं, जब तक आपको स्वेटिंग नहीं होगा, तब तक आपका उस एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं है बॉडी पे। आप रात को एक लेजर वॉक करोगे स्लो करके 4 किलोमीटर, तो उसका कोई बॉडी को एडवांटेज नहीं होता। इट्स जस्ट यू गेट टाइम टू गॉसिप, but otherwise it doesn't have a positive impact on the body unless you are walking at a speed which gives you some sweating after some time. ओके, तो कुछ मिथ्स हैं जो मैं चाहती हूँ आप बर्स्ट करें। पहला सवाल है कि क्या ठंड में जॉइंट पेन बढ़ना मतलब उम्र हो रही है आपकी? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। इसके पीछे आप ये ठंड में पेन्स बढ़ना ये 20 ईयर्स में भी हो सकता है, ये 80 ईयर्स में हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप अपना कैसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वेदर यू आर एक्टिव। आज देखो 80 ईयर वाला भी 5 बजे सुबह जाके आज भी जा रहे हैं, बट 20 ईयर वाले को पेन हो रहा है। इट इज़ दिस लाइफस्टाइल विच मैटर्स मोर। क्या गर्म तेल की मालिश हड्डियों के दर्द में सच में असरदार होती है? हाँ, होती है, बिकॉज और ये बेसिकली लोकल ट्रीटमेंट है। ऐसे तो है नहीं हम ऑयल लगाएंगे तो स्किन से जाके वो बोन के अंदर चला जाएगा। सिर्फ स्किन और उसकी लेयर्स में ही सोक होता है, लेकिन जो उस ऑयलिंग के साथ जो मसाजिंग होता है दैट इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन। जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो जो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो डेसिपेट हो जाते हैं, वो मूव कर जाते हैं। तो वो वरना क्या है, वो अगर स्लगिश ब्लड फ्लो होगा तो वो कंटेंट रहेंगे। लैक्टिक एसिड जो होता है, जो हमारी बॉडी में एक तरीके का टॉक्सिन होता है, वो पेन्स भी प्रोड्यूस करता है, वो जमा भी हो जाता है। इफ़ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग वेल, इफ़ योर ब्लड सर्कुलेशन इज नॉट मेंटेन्ड, तो मसाजिंग से हम उस चीज़ को रीजनरेट कर रहे हैं, अपने बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर जैसे हड्डियों में से अगर क्रैक होने की आवाज़ आती है तो मतलब आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं? नहीं, बहुत सारी क्रैकिंग साउंड, कुछ लोग बताएंगे कंधे में आवाज़ आता है, कुछ कहेंगे ये मुंह के जबड़े वाले जोड़ में से आता है, किसी को रिस्ट में आता है, किसी को ये वाली फिंगर्स में आता है। तो ये भी जो साउंड है और ये अलग अलग जॉइंट्स में जो पेनलेस साउंड्स हैं, मोस्ट ऑफ दिस पेनलेस साउंड्स आर नॉर्मल। इफ़ ये साउंड के साथ हमें पेन होने लग जाए देन वी मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। क्या सर्दियों में वॉक बंद कर देना सही फैसला है? नहीं, बिल्कुल गलत है, बल्कि उल्टा होना चाहिए। यस, एक ही सेगमेंट है जिसमें हमें बड़ा केयरफुल होना होता है। दिसंबर जनवरी इज़ द टाइम सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के केस बढ़ते हैं। सो जो एल्डरली है या जिनकी पुरानी कार्डियक हिस्ट्री है, अगर वो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आइदर वो इंडोर वाला ट्रेडमिल वाला वैसा करें और दे हैव टू बी फुली पैक्ड, क्योंकि जैसे ही विंटर्स, अगर चेस्ट एक्सपोज्ड है, जैसे ही विंटर वाला वो कोल्ड टेम्परेचर उनको लगेगा तो जो उनकी आर्टरी अगर वो ऑलरेडी 70% पे है तो वो और सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ते जहाँ वो 85-90 क्रॉस किया वो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे दिसंबर जनवरी में एल्डरली पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एमआई होता है, बिकॉज कई बार वो प्रॉपरली क्लोथ नहीं होते, सिर पे कुछ पहन के नहीं गए, बाहर चले गए, वो एक्सपोजर हुआ और उससे जो बॉर्डर लाइन वाला वेसल था वो बंद हो जाता है। कौन से सिम्टम्स हैं जो अवॉइड नहीं करने चाहिए जिन्हें बोन प्रॉब्लम से रिलेटेड माना जाता है, जो एक्चुअली रेड फ्लैग होता है? साउंड के साथ सीवियर पेन होना, चलते हुए स्पेशली जब हम थोड़ा वॉकिंग करते हैं पैरों में नमनेस, सुनपन, झंझनाहट ये सब होने लग जाए, या आपके इम्बैलेंस होने लग जाए, वॉकिंग में इम्बैलेंस होने लग जाए, एंड एवरी टाइम यू गेट अप यू बेंड फॉरवर्ड। डेली एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं एडीएल्स कहते हैं, एक्टिविटीज़ और डेली लिविंग में आपको हर दूसरे दिन उस एक्टिविटी को बीच में रोकना पड़े, या आपको कहीं ना कहीं बीच बीच में पेन किलर लेना पड़े, चाहे वो बैक का प्रॉब्लम हो, चाहे वो नी का प्रॉब्लम हो, चाहे नेक का हो। सो अगर एडीएल्स इफेक्ट हो रहे हैं तो हमें कंसल्ट करना है। बोन प्रॉब्लम कब सीवियर हो जाती है, मतलब कब अवॉइड नहीं करना चाहिए? ये सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपकी रोज़मर्रा की जो रूटीन एक्टिविटीज़ जिसमें नहाना धोना, चलना, किचन में काम करना, टूथब्रश करना, जो बेसिक अपनी एक्टिविटीज़ में भी आप किसी की हेल्प लेने लग जाएं, या आप अपना रूटीन की वॉकिंग, एक 1 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स या 15 मिनट स्टैंडिंग या 1 आवर सिटिंग,
इन सब चीज़ों में भी आपको बीच बीच में ब्रेक लेना पड़े, आपको पेन किलर का ज़रूरत पड़े, आपको सिकाई करना पड़े या आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े, उस टाइम पे हमें ज़रूर किसी न किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि ग्रीस खत्म हो गई है, ग्रीस खत्म हो गई है, व्हाट इज़ दैट? तो वो एक लेमन टर्म है। जॉइंट के अंदर जो, जैसे अब हम नी जॉइंट की बात करें, 2 बोन से बनता है, ऊपर का फीमर, नीचे का टिबिया, ऐसे बीच में दोनों में जॉइंट होता है। उस जॉइंट के अंदर कोई ऐसा कोई लुब्रिकेशन वाला कोई जेल नहीं होता, लेकिन उनकी जो एंड लेयर होती है उस पर एक कार्टिलेज लगा होता है। कार्टिलेज को ही हम लेमन टर्म्स में ग्रीस कहते हैं। 3 mm 4 mm का एक बोन पे होगा, 4 mm का दूसरी बोन, दोनों को मिला के 8 mm का गैप होना चाहिए। तो ये हमारा कार्टिलेज की लेयर है। अब इस लेयर को ही जैसे जैसे हम टाइम निकलता है, हम उठना बैठना, रनिंग, जंपिंग करते हैं, तो वो आर्थराइटिस डेवलप होता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऐसे जाता है। तो वो कार्टिलेज की जो डेप्थ है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। उसी को हम कहते हैं कि ग्रीस कम हो रहा है। अच्छा। तो कार्टिलेज थिन आउट हो जाती है। जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो हड्डी पे हड्डी आपस में फ्रिक्शन करता है। ये जैसे कि बिल्कुल ही मतलब कुछ भी उसमें ऑयलिंग नहीं बची। अच्छा। कोई भी कार्टिलेज नहीं बचा, तो इसका मतलब कंप्लीट ग्रीस खत्म हो गया है। तो कई बार ये भी देखा गया है कि किसी को नी में प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है, तो ऑपरेशन करके वो कुछ वाटरी लिक्विड काइंड ऑफ थिंग निकाला जाता है, तो वो क्या रहता है? सो क्या होता है कि कभी कभार जब आर्थराइटिस ज़्यादा हो जाता है और उस सिचुएशन में अगर पेशेंट बहुत कोशिश करे वॉकिंग का, या कोई किसी शादी में गए वहाँ डांसिंग कर लिया, ट्विस्टिंग, टर्निंग, कोई भी ऐसा एक्टिविटी, या कोई स्पोर्ट्स खेल लिया बच्चों के साथ, तो सडनली वो जो फ्रिक्शन होता है उससे बॉडी में बहुत सीवियर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से उसमें पानी भर जाता है। अच्छा। फ्लूइड आ जाता है। ये समझ लो आपकी जैसे जॉइंट इरिटेट हो गया, जैसे आपके आइज़ में कोई डस्ट आएगा तो वाटरी हो जाते हैं ना आइज़, वैसे ही अगर नी में भी कोई इन्फ्लेमेशन या कोई इंजरी होगी या फ्रिक्शन होगा तो जॉइंट उसको एज ए प्रिवेंटिव मैकेनिज्म एक्स्ट्रा फ्लूइड भरा देता है, तो वो फ्लूइड भर जाता है। तो कभी कभार वो फ्लूइड बहुत ज़्यादा होता है तो अपने आप एब्जॉर्ब नहीं होता, तो हमें उसको निकालना पड़ता है, बट वो टेम्परेरी मेजर है। हमें ये देखना ज़रूरी है कि फ्लूइड भरा क्यों, कितना डैमेज है जॉइंट में। अगर वो बियॉन्ड रिपेयर है तो वो सर्जिकल कैंडिडेट हुआ। अगर लगता है कि वो अर्ली स्टेज है, वी कैन स्टिल ट्राई टू कंट्रोल द आर्थराइटिस सो दैट वो और आगे ना बढ़े। और कुछ आजकल बड़े सारे सप्लीमेंट्स आते हैं जो उसकी डिजीज़ को रिवर्स भी कर देते हैं कम्प्लीटली और पार्शली। मैं चाहूँगी कि आप क्विक टिप्स दे दें टू कीप योर बोन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमें कुछ जो एज ओल्ड सेइंग्स या जो ब्लेसिंग हमें ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती थी कि हमें अर्ली मॉर्निंग उठना, अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, वो आज भी होल्ड ट्रू करता है। तो कहीं ना कहीं हमारा अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट ही 45 मिनट्स ऑफ किसी एक बेसिक फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो योगा हो, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो ओपन जिम एक्सरसाइज हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, वन और दी अदर काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी लास्टिंग फॉर 45 मिनट्स शुड बी देयर इन द शेड्यूल। उसके अलावा डाइट में आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कंट्रोल्ड होना चाहिए, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो सनलाइट एक्सपोजर हो 30-35 मिनट्स का। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल यू शुड मेक श्योर कि आपका मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी कंप्लीट हो, 2 सर्विंग्स ऑफ मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट हो, और अपनी ऑफिस वर्क या वर्क प्लेस पे जो लाइफस्टाइल है उसमें यू शुड हैव फ्रीक्वेंट ब्रेक्स इवन इफ़ यू नीड टू स्टैंड और सिट फॉर लॉन्ग आवर्स। सो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन पे, फिजिकल एक्टिविटी पे और अपने लाइफस्टाइल, इन तीनों चीज़ों पे हमें फोकस करना है सो दैट हम डॉक्टर से दूर रह सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई होप डॉक्टर आशीष ने जो टिप्स बताए हैं जिससे आप अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, डाइट बताई है, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव लेकर आ सकते हैं और अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हेल्थ से जुड़े इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthside.com के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर।